ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो काफ़ी यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को मिल जाते हैं और जिनका उपयोग आप लोग आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं और निबंध में भी कर सकते हैं। और फिर इंटरव्यू के लिए भी यहाँ से आपको मदद मिलती है। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। कोई आपका सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल अन्य न्यूज़पेपरों के भी रहते हैं उन्हें भी इसमें शामिल कर लेता हूं। ठीक है। तो दक्षिण में भारत की संभावनाएं, देखिए राजनीति की बात हो रही है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। पीएम मोदी ने राजग के लिए 400 पार का जो नारा दिया, उसकी संभावना बंगाल के अलावा दक्षिण के राज्यों पर भी टिकी है। और बाकी रिजल्ट बता देंगे कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपने ही बुने जाल में फंसी कांग्रेस, आखिर कांग्रेस क्यों नहीं स्पष्ट करती है कि मत मजहब के आधार पर आरक्षण के विरोध है। चलिए ये भी आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ना हो तो। यहां आप लोगों को एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग लिखा जाता है। याद देखिए, अहिंसा का मर्म। इस संसार में मनुष्य नाना प्रकार की परिस्थितियों में फंसकर जीवन में समस्याओं का अंबार लगा लेता है। इसके समाधान के लिए भगवान महावीर ने मानवता का परिचय पंचशील सिद्धांतों से कराया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इसके आधार स्तंभ है। इसका सार यही है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ ना छोड़ना और हिंसा से बचकर रहना, जितना स्वयं के पास उपलब्ध है उससे संतुष्ट रहना, सजीव अथवा निर्जीव वस्तुओं का अधिक संग्रह ना करना, मोक्ष प्राप्ति हेतु ब्रह्मचर्य का पालन करना। और इस विचारों को व्यवहार में लाकर जीवन को मुख्यमय बनाया जा सकता है, सुखमय बनाया जा सकता है। और इसमें अहिंसा जैसा पहलू तो अत्यंत ही उपयोगी ही है। और इस संदर्भ में गांधी ने कहा था कि मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि महावीर स्वामी का नाम इस समय यदि किसी सिद्धांत के लिए पूजा जाता है तो वह है अहिंसा। मैंने जिन अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया है, उनके जो सिद्धांत मुझे योग्य मालूम हुए, उनका आचरण भी मैं करता रहा हूं। मैं अपने को एक पक्का सनातनी हिंदू मानता हूं, परंतु मैं नहीं समझता कि जैन धर्म दूसरे धर्मों की अपेक्षा अलग है। मैं जानता हूं कि जो सच्चा हिंदू है वह जैन है और जो सच्चा जैन है वह हिंदू है। प्रत्येक धर्म की श्रेष्ठता का पता इससे चलता है कि उस धर्म में अहिंसा का तत्व कितनी मात्रा में है। और इस तत्व को यदि किसी ने अधिक प्रस्तावित किया है तो वह महावीर स्वामी ही थे। और अहिंसा विज्ञान को वस्तुतः पर्यावरण का विज्ञान भी कहा जाता है। महावीर मानते थे कि जीव और अजीव की सृष्टि में जो अजीब तत्व हैं, अर्थात मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, उन सभी में भी जीव हैं और अतः इनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पंचशील के सिद्धांतों को यदि व्यवहार में उतारकर उपयोग में लाया गया तो पारिवारिक विघटन को दूर किया जा सकेगा। अहिंसा के मूल्यों के आधार पर वैश्विक शांति की स्थापना संभव है। पढ़ लिया करिएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। अब आप देखिए पक्षपाती रवैया, अभी अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की है उसी के संदर्भ में एक लिखा जा रहा है। तो आम चुनाव के अवसर पर भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर आई अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट को खारिज करना आवश्यक था। यह अच्छा हुआ कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस रिपोर्ट को न केवल पक्षपातपूर्ण करार दिया है, बल्कि यह भी कहा कि वह भारत के बारे में खराब समझ का परिचायक है। इस खराब समझ का परिचय अमेरिका के साथ अन्य पश्चिमी देशों में रह रहकर देते रहते हैं। इन देशों की सरकारों के साथ सरकारी सहायता प्राप्त अथवा कथित रूप से स्वतंत्र संस्थाएं तो प्रायः भारत के बारे में ऐसा आकलन करती हैं तो दुर्भावना से भी भरा होता है। कई बार तो उनकी यह दुर्भावना छिपती भी नहीं है और ऐसी संस्थाएं उपहास का पात्र भी बनती है। निस्संदेह मानवाधिकारों और अन्य अनेक मामलों में भारत में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका, यूरोप में सब चंगा है? और निस्संदेह ऐसा भी नहीं है कि भारत में जब कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन या फिर किसी अन्य मोर्चे पर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी अनदेखी कर दी जाती है और संबंधित संस्थाएं एवं अदालतें हाथ पर हाथ धर बैठे रहती हैं। यह संदेह करने के अच्छे भले कारण है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में मणिपुर का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि वह केवल यह जानना चाहता है कि वहां ईसाइयों के साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में जिस तरह राहुल गांधी की सदस्यता खारिज होने का भी जिक्र है, यह भी सवाल खड़े करता है कि एक तो राहुल अकेले ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं है जिनकी सदस्यता खारिज हुई, ऐसे ना जाने कितने जनप्रतिनिधि हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि जिस तरह अदालत के आदेश से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उसी तरह अन्य नेताओं की भी गई और उच्चतम न्यायालय के आदेश से बहाल भी हो गई। क्या अमेरिका
क्या अमेरिका यह चाहता है कि भारत सरकार अदालतों को आदेश दे कि उन्हें कैसे फैसले देने चाहिए? समस्या यह नहीं कि अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों के समय-समय पर भारत की समस्याओं पर चिंता जताते हैं। समस्या ऐसे है कि कुछ चुनिंदा मामलों का उल्लेख करते हैं। इससे भी खराब बात यह है कि पश्चिमी देशों की संस्थाएं कभी यह बताती हैं कि भारत की तुलना पाकिस्तान में लोग अधिक खुश हैं। कभी यह भी भारत में लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है। ऐसी हास्यास्पद शोध सर्वेक्षण भारत के पितृ पश्चिम की दुर्गागय को भी अधिक दर्शाते हैं। एक बुरी बात यह भी है कि पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा भी भारत के प्रति दुरागय से भरा हुआ है और उसके रवैये से यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि उसे भारत का बढ़ता कदरास नहीं आ रहा है। अच्छा है कि पश्चिम यह समझे कि उसे दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का अधिकार नहीं मिला है हुआ है। अब जिम्मेदार कौन? ये क्या है? याद देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 10 में खुले मैन हॉल में गिरकर 8 वर्षीय एक मासूम की मौत पूरे सरकारी सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती है। यह मासूम अपनी बहनों के साथ भंडारे का प्रसाद लेने जा रहा था। रास्ते में मैन हॉल में गिर गया और राजधानी के भीतर एक मैन हॉल 3 महीने तक खुला रहे और शिकायतों के बाद भी उसे बंद ना किया जाए तो लापरवाही और आक्रामकता का इससे बड़ा उदाहरण कुछ और नहीं हो सकता है। ऐसी किसी भी घटना में सरकारी विभाग कार्यदायी एजेंसियों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराकर अपने बचाव में जुट जाते हैं और इस घटना में भी जल विभाग में मैनहोल का रखरखाव करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन क्या अधिकारियों का कोई दायित्व नहीं है? और जल कल के अभियंताओं ने सारा ठीकरा ठेकेदार व सुपरवाइजर पर फोड़ दिया। जल कल विभाग की जिम्मेदारी है कि वह नगर में खुले मैनहोल की निगरानी कराए और यदि कहीं खुला है तो बंद कराए या मरम्मत कराए। इसलिए एक मासूम की मौत में जितनी कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही उतनी ही जिम्मेदारी आज जल कल विभाग के अभियंताओं की भी है। और इंसानी जान अमूल्य होती है और यदि वह व्यवस्था की भेंट चढ़ जाए तो इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अन्य महानगरों में भी मैन हॉल में गिरकर इस तरह की दुखदायी घटनाएं होती रही हैं। सीवर की सफाई करने के दौरान सफाई कर्मियों की मौत की तो कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस तरह की असामयिक मौत की घटनाओं पर पूर्व में हाईकोर्ट में ने भी चिंता जता चुका है, लेकिन प्रभावी कदम नहीं उठाया जा सके। और लखनऊ की घटना में संवेदनहीनता का भी एक पहलू जुड़ा है कि जिस समय बच्चा मैनहोल में गिरा उसकी बहन उसे बचाने का प्रयास करने लगी तो कोई मदद के लिए नहीं आया। मानवीयता पर इसका सबसे बड़ा धब्बा कुछ और नहीं हो सकता है। मैं कह तो रहा हूं कि हमारे आपके देखते देखते ही मानवता का अच्छा खासा पतन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? जिस तरह से इंसानियत मानवता गिरती जा रही है ना, तो उसका कायदे से पतन भी हो जाएगा। और सरकारी अधिकारियों के क्या हाल है और वो कितना काम करते हैं, कितना अपना कर्तव्य निभाते हैं, ये आप सभी लोग देखते रहते हैं अपनी दिनचर्या में। इनका भुगतान आप भी करते रहते होंगे। आप लोगों का भी सामना इस तरह के अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से होता होगा। मतदान के दायित्व को समझे नागरिक। और आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और कम वोट परसेंट पड़ रहे हैं, लोग कम वोट देने जा रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। पहले चरण के मतदान में देश के कई हिस्सों में कम वोटिंग होना राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं बल्कि समग्र समाज के लिए चिंता और चर्चा का विषय है। पहले चरण की वोटिंग में औसतन 62% मतदान दर्ज किया गया। इसके चलते चुनाव आयोग भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति में सुधार करने की योजना बना रहा है। चुनाव आयोग ने इंटरनेट मीडिया के मंचों पर भी आमजन से घर से निकलने और मतदान करने के लिए कहा। वस्तुतः चुनाव आयोग के प्रयासों के साथ ही आमजन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। देश की सरकार चुनने के दायित्व निर्वहन में मतदाताओं को उदासीन न होकर उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभानी हो चाहिए। आम जीवन से जुड़ी गतिविधियां आवश्यक हैं, परंतु उनका जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व निभाने में बाधा बनना वाकई तकलीफदेह है। त्योहार, शादी ब्याह, मौसमी स्थितियों को पोलिंग बूथ तक न पहुंचने की बजाय बनाना उचित नहीं है। विशेषकर महानगरों और शहरी क्षेत्रों में मतदान के दिन को आराम के दिन के रूप में मानने की प्रवृत्ति बेहद चिंताजनक है। क्योंकि छुट्टी रहती है ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं चलिए वोट डालने नहीं जाएंगे, चलिए पार्टी करें, आराम करें। और चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले लोकसभा चुनाव में भी देश के लगभग 1/3 लोगों ने अपने मत का उपयोग नहीं किया था। और मताधिकार का प्रयोग नहीं करने वालों में युवा, अमीर और शहरी जनसंख्या वाले लोग भी शामिल हैं। कहना गलत नहीं होगा कि बेहाल जनसंख्या और विविधतापूर्ण संस्कृति वाले हमारे देश में चुनाव आयोग के प्रयासों और योजनाओं को मतदान के प्रति आमजन की प्रतिबद्धता का भी साथ मिलना चाहिए। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए सभी मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है। मतदान प्रत्येक भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। इस अधिकार के वैकल्पिक होने का अर्थ नहीं है कि अपने आंगन को संवारने सहेजने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनने में रुचि न ली जाए। मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा गया कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाताओं के भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का ही हिस्सा है।
और ऐसे में मतदान करना अपना और देश का भविष्य चुनने के समान है। देश के जनतांत्रिक व्यवस्था के समान सम्मान और बातों नागरिक अपनी स्वतंत्रता एवं मान को कायम रखने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर भारतीय के मन में यह लोकतांत्रिक दायित्व निभाने की प्रतिबद्धता आवश्यक है। इससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। चलिए, तो देख लिया करिएगा। और कई कारण बताए जा रहे हैं वोट कम पड़ने के कारण। कई लोग कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि बाहर रहते हैं तो वो घर नहीं, वोट डालने नहीं जा पाते होंगे। जैसे आप पढ़ते हैं, कहीं किसी शहर में रहते हैं तो आपका चुनावी क्षेत्र दूसरा रहता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, इसके लिए कारण उनका समाधान करना चाहिए और भरोसा रहे चुनाव पर। क्योंकि आप देखते हैं लोकतंत्र तभी बचेगा, लोकतंत्र का मतलब तभी रहेगा जब लोग वोट डालने जाएंगे। कई देशों में तो आप देखिए जो लोग वोट नहीं डालते उन पर कार्रवाई भी होती है। कई ऐसे देश हैं। एक टिप्पणी आ रही थी, ये भी आप देख सकते हैं, विज्ञान महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत। ये बहुत अच्छा लिखा गया है, इसे जरूर आपको पढ़ना चाहिए। तो अमेरिका को महाशक्ति बनाने में जिन घटनाओं का सबसे बड़ा योगदान है उनमें से एक वर्ष 1969 में चंद्रमा पर उसके 2 अंतरिक्ष यात्रियों का पदार्पण। यह एहसास उस समय की भी दुनिया को हो गया था कि अमेरिका एक आर्थिक वैज्ञानिक महाशक्ति बनने की राह पर है। इस घटना क्रम की तुलना पिछले साल चंद्रमा पर अपने यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले चौथे देश हैं और हम लोग, और उसके दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाले पहले देश के रूप में भारत की वैश्विक पहचान बनी है। और आप देखें, इसमें भारत को लेकर दुनिया का नजरिया भी बदला है। और कहा जा सकता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भारत के बुनियादी शोध अनुसंधान कार्यक्रम को तवज्जो नहीं दी और इससे देश काफी समय तक न केवल अपनी प्रतिभाओं के पलायन ब्रेन ड्रेन से त्रस्त रहा बल्कि अपनी तरक्की के रास्तों को भी नहीं खोल पाया। लेकिन बीते 8-10 वर्षों में भारत सरकार के कई निर्णयों और विज्ञान संबंधी उपलब्धियों ने वहां माहौल बना दिया जो इस साइंस का पावर हाउस बनाने की क्षमता रखते हैं। और साइंस जर्नल नेचर ने अपने दावों के समर्थन में भारत की उपलब्धियों से जुड़े कई आंकड़े और तथ्य सामने रखे हैं। वर्ष 2021-22 में जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। और यही नहीं, मात्रा के हिसाब से महामारी के भयानक दौर में भारत ने पूरी दुनिया को सस्ती और जेनेरिक दवाओं की सबसे ज्यादा सप्लाई की है। इनमें से कुछ दवाओं और वैक्सीन की कोविड से जंग में निर्णायक भूमिका है। नेचर के ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के चंद्रयान-3 की सॉफ्टवेयर लैंडिंग को एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में दर्ज करते हुए रिसर्च प्रोडक्शन यानी कि शोध कार्यों के मामले में भारत की हालिया उन्नति का उल्लेख किया है। और इस जर्नल ने लिखा है कि वर्ष 2014 से 2021 के बीच भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 760 से बढ़कर आप देखिए 1113 हो गई है। साथ ही पिछले एक दशक में देश में 7 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोले गए। इससे भारत शिक्षा और अनुसंधान केंद्रों में के बड़े एवं मान नेटवर्कों की संख्या 23 हो गई है। ये उपाय रिसर्च प्रोडक्शन के मामले में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरे स्थान पर ले आए हैं। और आप देखेंगे कि शोध की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना से जुड़े विधेयक को संसद से मिली मंजूरी दर्शाती है कि विज्ञान के क्षेत्र में शोधार्थियों को वित्तीय सहायता देने और संबंधित बुनियादी ढांचा विकसित करने के मामले में वर्तमान सरकार गंभीर है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों को लगभग 6 अरब डॉलर यानी कि 500 अरब रुपए प्रदान किए गए हैं। और जिससे इस मामले में हो रहे परिवर्तनों का पता चलता है। नेचर के संपादकीय में विज्ञान के क्षेत्र में विदेश और भारत में किए जा रहे निवेश के स्तर पर तुलनात्मक रूप से काफी अंतर होने का दावा किया गया है। और इसके मुताबिक भारत में शोध अनुसंधान के खर्च का 60% हिस्सा केंद्र एवं राज्य सरकारें या विश्वविद्यालय दे रहे हैं, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 40% है। और आप देखेंगे कि जबकि भारत जैसे अन्य देशों जैसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के तहत आने वाले 3 दर्जन देशों में निजी क्षेत्र का योगदान 74%, यूरोपीय संघ में आप देखिए 27 सदस्य देशों में 66% था। निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका, तो निश्चित ही भारत सरकार विज्ञान संबंधी अनुसंधान को अपना सहयोग मुहैया करा रही है, लेकिन जिस कमजोर कड़ी का संकेत नेचर का संपादकीय करता है, उसकी संकेत यह है कि इस काम में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। अन्यथा यहाँ भी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा जैसे संकट पैदा हो सकता है। और जैसे अक्सर अपने कार्यक्रमों के संचालन के लिए धन की कमी हो जाती है। और इसलिए आप देखते हैं कि एक बड़ी भूमिका उन भारतीय फार्मा, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि कंपनियों की हो सकती है जो कामकाज और कमाई के नजरिए से वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा पा चुकी हैं, लेकिन अभी उनका ध्यान देश में हो रहे शोध और खोज के कार्यों को की ओर नहीं है। यदि ये वैश्विक भारतीय कंपनियां रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगी तो इसका एक बड़ा लाभ
देश में शोध संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित हो सकता है और अंततः यह सिलसिला अनुसंधान के बल पर भारत को एक बड़ी आर्थिक ताकत में बदलने में मददगार साबित हो सकता है। बदल रहा है दुनिया का नजरिया। भारत में के वैज्ञानिक आयामों को लेकर दुनिया के नजरिए में आ रहे अंतर की कोई ठोस वजह भी है। जैसे वर्ष 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराना भारत के वैज्ञानिक जगत को एक नए शीर्ष पर स्थापित करने वाला कारनामा बन गया। यह उपलब्धि विज्ञान और तकनीक में भारत की बढ़ती दखल का प्रतीक है। ऐसी दूसरी बड़ी सफलताएं देश की पहली अंतरिक्ष आधारित और सौर वेधशाला आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण रही है। तमाम उपकरणों से लैस भारत की सौर मिशन आदित्य L का एक बड़ा उद्देश्य सूर्य की बाह्य परत कोरोना का सटीक अध्ययन करना है, जो न केवल हमारे वैज्ञानिकों की सूर्य संबंधी समझ में वृद्धि करेगा, बल्कि मौसम के अनुसार पूर्वानुमान पर पड़ने वाले अंतरिक्षीय प्रभाव के अध्ययन में भी मददगार साबित होगा। ये कामयाबियां विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे शोध अनुसंधान का नतीजा है, लेकिन जैसे कारनामे सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में रुपए पैसे की डिजिटल लेनदेन की सुदृढ़ व्यवस्था वाला तंत्र यानी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तैयार करना भारत की शान बढ़ाने वाला कारनामा बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप स्थापित करने के लिए भारत दुनिया के 8 देशों से समझौता कर चुका है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा देश ऐसे हैं जो इस संबंध में भारत से समझौता करना चाहते हैं। ये समझौता ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी स्थापित करने की भारत की योजना का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों में डीपीआई नामक एक सूचना प्रणालियों का एक आभासी तंत्र वर्चुअल रिपोजिटरी विकसित किया जाना है। और कई दूसरे क्षेत्र और हैं जहां भारत की सरकारी और निजी कंपनियों ने शोध अनुसंधान के बल पर कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, साबित किया है कि हर एक मानक पर उनका कामकाज किसी से 19 नहीं है। और एक मिसाल कोविड महामारी से जूझने के लिए बनाई गई वैक्सीनों की भी हो सकती है, जिसके बल पर न केवल भारत स्वयं बल्कि दुनिया के कई अन्य देश अपने नागरिकों की जान बचाने में सफल हो पाए हैं। इसलिए आज नेचर जैसा शोध जर्नल यदि भारत की वैज्ञानिक तरक्की को रेखांकित कर रहा है, तो हमें इसका जश्न मनाते हुए शोध का ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो हमारी युवाओं को गंभीर शोध अनुसंधान करने की ओर प्रवृत्त कर सके। अच्छी बात है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये डॉक्टर संजय वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर वेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चुनावी मुद्दा भी बने विज्ञान, ये भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो हमारे देश में जारी 18वीं लोकसभा चुनाव की सरगर्मी राजनीतिक पटल पर तो खूब रंग दिखा रही है। इनमें नेताओं की बयानबाजी और जनता के लिए किए जा रहे आश्वासन की बहार है, तो चुनाव चौपालों पर जनता भी अपने रंग बिखेर रही है। इस नारेबाजी, आश्वासन की रेलम पेल और चुनावी चर्चाओं में एक तरफ देश के विकास से जुड़े दावों पर जोर है, तो दूसरी तरफ महंगाई, शिक्षित बेरोजगारी और सांप्रदायिक माहौल से जुड़े मुद्दे हवा में तैर रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जिस एक चीज को तेजी से विकसित होते राष्ट्र के तौर पर राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आना चाहिए, वह अभी भी इससे संबंधित बहस के दायरे में से बाहर है। और यह मुद्दा विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण की चुनौतियों और इससे संबंधित माहौल का है, जिसे प्रायः हमारे यहाँ राजनीतिक विमर्श का विषय नहीं माना जाता है। और सत्तारूढ़ दल वैज्ञानिक उपलब्धियों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े दावों को अपने चुनावी अभियानों का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन कोई भी उनसे इन कार्यों से जुड़ी लागतों और पर्यावरणीय प्रभाव की जानकारी नहीं मांगता है। और इससे लगता है कि विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण का सारा लेना देना सिर्फ शोध संस्थाओं और संबंधित मंत्रालयों और विद्यालयों से है, न देश के विकास का दम भरने वाली राजनीति से। यह एक बड़ा विरोधाभास है, जिसे जितनी जल्दी दूर किया जाए, भारत को एक वास्तविक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पनाओं पर उतनी जल्दी काम शुरू हो सकेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, इन दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टियों के उम्मीदवारों से उनके चुनावी अभियान के दौरान विज्ञान और पर्यावरण के मुद्दों पर आधारित 20 से 25 सवाल पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य उन पार्टियों की राय जानना होता है कि ताकि जनता यह अनुमान लगा सके कि उनके राष्ट्रपति अमेरिका की कैसी वैज्ञानिक तरक्की कर पाएंगे। और उदाहरण के तौर पर वर्ष 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन से यह सवाल पूछे गए थे। इन सवालों में आविष्कार, नवाचार, वैज्ञानिक संस्थाओं को मिलने वाले बजट और इस तरह के देश के समग्र विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। और एक विकसित राष्ट्र की नींव राजनीतिक विमर्श के जरिए तय की जाने वाली नीतियों से पड़ती है, जिसका अंदाजा नीति निर्माता की भूमिका में आने वाले राजनीतिक नेतृत्व के नजरिए से हो सकता है। और इसलिए यदि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होना है, तो राजनेताओं से विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण से जुड़े मसलों पर सवाल जरूरी है। और एक बात और है, आपको पता है, बात यह है कि हमारे देश में पहले
हिंदू मुस्लिम पर बात हो ले, जाति मजहब पर बात हो ले, मंदिर मस्जिद पर बात हो ले, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, विज्ञान पर, जलवायु पर, पर्यावरण पर बाद में बात हो लेगी। आपने कभी नेताओं के मुंह से सुने हैं इस तरह के बयान? हमारे देश की राजनीति अलग ही दिशा में चलती है, समझ रहे हैं। बाकी ये आप देखते हैं राजनीति की बातें हो रही हैं, ये आप देखते हैं पानी का कोई विकल्प नहीं है। गर्मी का मौसम आरंभ होते ही राजधानी दिल्ली में प्रत्येक वर्ष जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लिहाजा इसके स्थायी समाधान की दिशा पर्याप्त कदम उठाएं। चमत्कार की आस नहीं है, प्रकृति का उपहार है, चुनावी मुद्दा भी बने, ये भी चुनावी मुद्दा बने और हमें सबको जागरूक होना चाहिए। और आप देखते हैं कि सभी का योगदान, सरकारों को भी योगदान देना चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ आपने देखा होगा, बेंगलोर कर्नाटक में भी तो इसी तरह की समस्या थी। यह सार्वभौमिक सत्य है कि प्रकृति ने जो दिया उसे आप विज्ञान की चमत्कारी से सुधार तो सकते हैं, लेकिन उसे उसके प्राकृतिक रूप में नहीं ला सकते हैं। चलिए पढ़ सकते हैं, ये पढ़ना हो तो दिल्ली में इसी माह पानी भरने से जुड़े एक विवाद में एक किशोरी ने एक महिला की हत्या कर दी। और इससे पहले भी ऐसे कई समाचार आए हैं जिनमें टैंकर से पानी भरने से पैदा हुए विवाद में हाथापाई से शुरू घटना ने गंभीर रूप से धारण कर लिया। वस्तुतः पानी की कमी के कारण आज दिल्ली की एक बड़ी जनसंख्या परेशान है। और आप लोग कई क्षेत्रों में चले जाइए जहां बहुत दूर दूर से महिलाओं को पानी भर के लाना होता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में मैंने देखा है कई जगह। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कुछ हैरान करने वाले तथ्य थे। बीते एक दशक में जल उपचार क्षमता 906 एमजीडी से बढ़कर 946 एमजीडी हुई है। यह मात्र 4.4% की बढ़ोतरी है, जबकि इसी अवधि के दौरान दिल्ली की आबादी 15% बढ़ गई है। वर्तमान में जलपूर्ति में करीब 290 एमजीडी की कमी बनी हुई है। अभी जल उपचार क्षमता जितनी शिथिल है, उससे भविष्य में इस संकट और बड़ा होने के आसार नजर आते हैं। चमत्कार की आस तो आप देखिए, जल, जंगल और जमीन को हमने हमेशा पूज्य दृष्टि से देखा, इसलिए इनकी अवहेलना करना अपराध माना जाता है। परंपराओं के पीछे हमेशा संरक्षित उपयोग का नियम रहा है और इसके लिए छिन्न भिन्न होने से संसाधन भी साथ छोड़ देते हैं। प्राकृतिक जल संकेत करता रहा है कि उपयोग के साथ साथ उसके संरक्षण की व्यवस्था पर भी चिंता की जाए। पानी को परंपरागत तरीके से ही संचित किया जा सकता है। परंपरा की कड़ियों का दिल्ली के आसपास सबसे बड़ा हिस्सा यमुना नदी है, जिसके पानी में डुबकी लगाने के बाद वर्षों से सभी राजनीतिक दल करते रहे और गंदे नाले की अवस्था को अक्सर यमुना में डुबकी लगाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता है। दिल्ली को पालने वाली यमुना सत्ता के इस दौर में राजाओं के महलों तक अपनी अर्जी नहीं लगा पा रही है, अपनी वेदना नहीं पहुंचा पा रही है। और जिस नदी से हमारा उद्धार होता था, आज वही नदी अपने उद्धार के लिए चल रही है। प्रकृति का उपहार सार्वभौमिक सत्य की है कि प्रकृति ने जो दिया उसे आप विज्ञान के चमत्कारों से सुधार तो सकते हैं, लेकिन उसे उसके प्राकृतिक रूप में नहीं ला सकते। विज्ञान विकल्प तो दे सकता है, तभी बोतलबंद पानी व्यापार भी बन सका। विज्ञान की दिशा हमेशा विकल्प पर ज्यादा केंद्रित रही है और यही कारण रहा है कि हम संसाधनों को जुटाने के प्रति गंभीर नहीं हुए, बल्कि विकल्प तलाशते रहे। उल्लेखनीय है कि बरसात में दिल्ली के 1063 एमजीडी पानी प्राकृतिक रूप से मिलता है, परंतु उसे भी नहीं सहेजा जा रहा है। 2031 तक यह आबादी 3 करोड़ तक पहुंच सकती है यहाँ की, और तब 1332 एमजीडी पानी की जरूरत होगी। उसके लिए सरकार के पास कोई योजना दिखाई नहीं देती है। 200 एमजीडी पानी पाइपलाइनों की खराब स्थिति में बह जाता है। वैज्ञानिक क्षमता के सहारे नलकूप सहारा बन सकते हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ पानी का उत्पादन कर इसे बढ़ाया जा सकता है। इसकी क्षमता 600 एमजीडी है। 250 एमजीडी नदी में डालना नियमों के तहत जरूरी है। ऐसे में 350 एमजीडी भरपाई यहाँ से हो सकती है, लेकिन इस ओर भी किसी का ध्यान नहीं है। देश की राजधानी के साथ एक विकसित महानगर होने के बावजूद दिल्ली में जल संकट एक गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है, जबकि यहाँ पानी भी अन्य राज्यों के सहयोग पर टिका हुआ है। इसका मुख्य कारण दिल्ली की जनता का पानी के प्रति अभी भी पूरी तरह संवेदनशील न होना है और सत्ता में बैठे लोगों की आंखों से पानी खत्म होना है। इसलिए हर वर्ष यमुना से मिलने वाले पानी को लेकर दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब से इस मसले पर विवाद भी होता रहता है। चुनावी मुद्दा तो दिल्ली में पानी की चोरी भी हो रही है। इसका मुख्य कारण पानी का राजनीतिक दलों के लिए केवल वोट बैंक से ही जुड़ा मुद्दा होना रहा है। यही कारण है कि दिल्ली की लगभग 25% आबादी के प्रतिदिन केवल आधा घंटा पानी मिलता है। दक्षिण पूर्व और बाहरी दिल्ली में हर समृद्ध कॉलोनी के आसपास अनाधिकृत कॉलोनियां और स्लम बस्तियों में पानी की उपलब्धता प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 50 लीटर भी नहीं है, और जबकि कई जगहों पर इतने पानी में 4 लोगों का परिवार गुजारा करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध कॉलोनियों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 500 लीटर तक पानी मिलता है। वहीं 1700 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनी स्लम बस्तियों में 50 लीटर पानी के लिए ये आबादी कतार में होती है। नवंबर
आगे आने तक मिलेगा या भी नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ से पानी की चोरी और लीकेज के रास्ते खोले जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में सर्वाधिक पानी की चोरी दिल्ली में होती है। यहाँ पानी के नाम पर जितनी अधिक राजनीति होती गई, उतना अधिक पानी चोरी और लीकेज का प्रतिशत बढ़ा है। और तभी आप देखिए 2015 में 45% से बढ़कर 2022-23 में ये 58% तक पानी यहाँ चोरी और लीकेज में ही खत्म हो गया। लिहाजा इसे भी चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए। चुनावी मुद्दा बने तब तो। अब आप देखिए जनसत्ता का एक एडिटोरियल लिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन से आर्थिक संकट। दुनिया भर के देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट दर्ज की जा रही है और आप देखेंगे कि भारत भी इसका खामियाजा भुगत रहा है। जलवायु परिवर्तन विश्व समुदाय के समक्ष एक गंभीर संकट के रूप में उभरा है। ऐसा भी नहीं है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या अचानक पैदा हुई है। आज भले विकसित और विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के लिए एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराते हों, लेकिन आप देखेंगे यह समस्या वैश्विक है। इस विकट समस्या से विकासशील, गरीब और कमजोर देश सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि इनके पास इससे निजात पाने की पर्याप्त क्षमता और संसाधन का अभाव है। जलवायु परिवर्तन ने आर्थिक संकट, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। और आप देखते हैं कि इससे पैदा हुए आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समय समय पर रिपोर्ट विकासित करती रही हैं। हाल में नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध में कहा गया कि 2060 तक वैश्विक स्तर पर 3.75 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है, जो वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद के लिए एक चिंता का विषय है। और दुनिया भर के देशों ने जलवायु परिवर्तन के कारण सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत भी इसका खामियाजा भुगत रहा है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रकाशित रिपोर्ट लॉस एंड डैमेज टुडे, हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग आउटपुट एंड कैपिटल में खुलासा हुआ है कि 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का नुकसान हुआ है। और अमेरिका के डेलावेयर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के चलते पिछले वर्ष वैश्विक आर्थिक उत्पादन में लगभग 6.3% की कमी दर्ज की गई है। और इससे पिछले 30 वर्षों में अल्प विकासशील और विकासशील देशों के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 21 खरब डॉलर का नुकसान हुआ है। कितना? 21 खरब डॉलर। केवल 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.8% का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 2050 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद में 2.6% नुकसान का कारण जलवायु परिवर्तन होगा। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अफ्रीका के देश विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों के देशों को क्रमशः 14.1% और 11.2% का कुल सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान हुआ है। भारत के कई छोटे बड़े राज्य जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं। क्रॉस डिफिडेंसी इनिशिएटिव द्वारा जारी ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क नामक रिपोर्ट में 2050 में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित 2600 शहरों को चिन्हित किया गया, जिनमें भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे 9 राज्य शामिल हैं। इन राज्यों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जो जलवायु परिवर्तन की चपेट में ना हो। और सबसे ज्यादा प्रभावित कृषि क्षेत्र है, पर्यटन उद्योग, डेयरी उद्योग, मत्स्य लघु उद्योग और कुटीर उद्योग है। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाले निवेशकों पर भी जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पड़ रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के चलते भारत समेत दुनिया भर में कॉर्पोरेट ऋण आने वाले कुछ वर्षों में बढ़ जाएगा, पर संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में गिरावट देखने को मिलेगी। जर्मनी के जलवायु परिवर्तन से जुड़े वैज्ञानिकों ने पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के नवीन अध्ययन से पता चला है कि आने वाले 26 वर्षों में वैश्विक स्तर पर लोगों की कुल कमाई का 19% घट जाएगी। भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कमाई करने वालों की कुल कमाई लगभग 9 से 25% घट सकती है। दुनिया के सभी देशों को अगले 26 वर्षों में अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसे सक्षम और समृद्ध देशों को भारी आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता भी बढ़ सकती है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महंगाई तेजी से बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन से बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी जैसी गंभीर समस्याएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ेंगी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में विश्व में लगभग 8 करोड़ नौकरियां घट जाएंगी। केवल भारत में 3 करोड़ 4 लाख नौकरियां घटने की संभावना है। और विश्व बैंक की
ताज़ा रिपोर्ट से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में गरीबी बढ़ेगी। आने वाले 15 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक लोग गरीब हो जाएंगे। भारत के संदर्भ में विश्व बैंक ने कहा कि अगले 15 वर्षों में 4.5 करोड़ भारतीय अत्यधिक निर्धनता की श्रेणी में जा सकते हैं। अत्यधिक निर्धनता बढ़ने से देश की आर्थिक प्रगति बाधित हो सकती है। जलवायु परिवर्तन से खाद्यान्न उत्पादन घट सकता है। 2019 के एक अध्ययन के मुताबिक खराब मौसम के कारण भारत की वार्षिक फसल का नुकसान भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.25% था और जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक स्तर पर कुल कृषि उत्पादन पर प्रतिवर्ष लगभग 4 से 9% तक का नुकसान होता है और जिससे कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.5% की प्रतिवर्ष हानि होती है। और घटती खाद्यान्न उत्पादन क्षमताओं से खाद्यान्न की कीमतों में बेहद सा वृद्धि हो गई जो भुखमरी का कारण बन सकती है। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के मुकाबले भूख का सामना कर रहे लोगों की संख्या में 16.1 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह संख्या तेजी से बढ़ रही है और 2020 में 81.1 करोड़ लोग भूख का सामना कर रहे हैं। ऑक्सफैम के अनुसार जलवायु परिवर्तन की विभिन्न घटनाओं के चलते कुछ वर्षों में 2 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वर्ष 2000 से अब तक सूखा, बाढ़ और जंगल में आग लगने से 12.3 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। 4.2 अरब लोग प्रभावित हुए हैं। अगर जलवायु परिवर्तन ऐसे ही बरकरार रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया गरीबी, आय की असमानता, खाद्यान्न संकट और भुखमरी से जूझती नजर आएगी। गरीबी, आय में असमानता, खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की वजह से दुनिया की करीब 3 अरब आबादी पोषक आहार की पहुंच से दूर रहेगी और जिससे दुनिया में कुपोषण जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिलेगा। और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को एकजुट होना पड़ेगा। भविष्य में जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु उन्नत तकनीक और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी और विकसित देशों को गरीबी देशों की सहायता करनी चाहिए। अन्यथा गरीब देश जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से निपटने और आर्थिक विकास की प्रक्रिया से बाधित रह जाएंगे। यह सच है कि जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित राष्ट्र ही जिम्मेदार हैं। भारत को केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर आपदा बजट का अपने वार्षिक बजट में विशेष प्रावधान करना और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। अगर समय रहते ही जलवायु परिवर्तन पर लगाम ना लगाई गई तो यह अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा जाएगा। और देखिए, आप लोग पूछते रहते हैं ना कि इन आर्टिकल्स का, एडिटोरियल का कैसे उपयोग कर पाते हैं हम लोग, ये क्या फायदा पहुंचाते हैं। तो आप देखिए, जलवायु परिवर्तन पर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, निबंध लिख रहे होंगे, तो जलवायु से जो नुकसान होने की बात हो रही है ना, इनका आप वहाँ उल्लेख कर सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं, ये आंकड़े आप लोग दे सकते हैं। आपका उत्तर काफी प्रभावी रहेगा। इन संस्थाओं ने जो आंकड़े दिए इनका उल्लेख कर सकते हैं। यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में देखने को मिलेगा। और आईएलओ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात हो रही। 11 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की बात हो रही है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना आप देखेंगे, इसका वाशिंगटन डीसी, यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। और एक बात यहां और रखिएगा इसके बारे में यार, कि इस तरह के जो संगठन है ना, उनके बारे में भी आपको मुझे लगता है उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो संपादकीय पाठ थे उनकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए।